हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हुमायूं अकेडमी। इस सीरीज में मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ जो एसटीसीएस ने 2019 से 2024 के बीच में कराए हैं। यहाँ टोटल मैं आप लोगों को 130 सेट हल कराऊंगी। पर सेट में पर वीडियो में 5 सेट रहेंगे, जिसमें से 2 वीडियो आ चुके हैं, यानी कि 1 से 5 और 6 से 10। आज का वीडियो जो है वो मैं 11 से लेके 15 नंबर का सेट कंप्लीट करवाऊंगी। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी परीक्षा में रिपीटेड होते ही होते हैं। और साथ में यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके साथ में जो अन्य तथ्य भी जुड़े हैं वो भी साथ में करवा रही हूँ। तो ये वीडियो सीरीज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इस वीडियो सीरीज को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे इसके सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाएंगे। देरी नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि ये जो सेट है, सेट नंबर शिफ्ट 3 का सेट है और 18 फरवरी 2019 को ये पेपर करवाया गया है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मैं हमेशा आप लोगों को इन्फोर्स करती हूँ कि ये नहीं वाला क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखा करो कि नहीं है मतलब इसमें से 3 ग्रीन हाउस गैस हैं और एक नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद में ओजोन, जो बहुत कम पता होता है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। प्लस सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी ये क्या है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और सीएफसी से एक क्वेश्चन और याद रखना कि ओजोन डिप्लेशन में सीएफसी का बहुत बड़ा रोल है। ओजोन डिप्लेशन में सीएफसी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। आर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस काम क्या करती हैं? ये पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर जो होता है उसे इंक्रीज करती है, मतलब ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग में मदद करती है। तो इस क्वेश्चन से इतने तथ्य बन रहे थे जो मैंने कवर कर लिया। एक और तथ्य याद कर लीजिए कि 16 सितंबर जो होता है उस दिन ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती हैं? यानी कि जो नॉर्थ के मैदान है, उत्तर के मैदान है, जिसको गंगेटिक प्लेन भी बोले जाते हैं या उत्तर का महान मैदान भी बोला जाता है। इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो देखो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जिसे बोलते हैं एलुवियल सॉइल। जिसे बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ये सब उपजाऊ मिट्टी होती है। अब इससे 2 क्वेश्चन और बनते हैं। एक बनता है नई, इसको क्या बोलते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे बोलते हैं खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बोलते हैं बांगर। ठीक है। खादर क्या होती है? जो उपजाऊ जमीन होती है जहाँ नदी का पानी हर साल आता है, और बांगर वो होती है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जहाँ पर नदी का पानी नहीं जाता। तो इस प्रश्न से इतने तथ्य इंपॉर्टेंट थे। काली मिट्टी कपास के लिए उपजाऊ होती है। ठीक है, इसको सेल प्लग्ड भूमि भी बोला जाता है। लेटरेट मिट्टी जो होती है ये चाय और कॉफी के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये लौथबिया है, अदन है, यूनान है, बगदाद है। तो ओलंपिक खेलों का उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी, क्वेश्चन नंबर 3, ये हुई थी कहाँ? यूनान में। और ये 776 ईसा पूर्व इस ईसा पूर्व के आसपास पहले यहाँ पर सबसे पहले ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। और इसके बाद में एक है पियरे डी कुबर्टिन। ये क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया है। पियरे डी कुबर्टिन, इन्होंने 1894 में आईओसी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मतलब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्या की थी? स्थापना की थी। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं कितने साल में आयोजित किए जाते हैं? 4 साल में। शुरुआत कहाँ हुई थी? यूनान में, 776 ईसा पूर्व में। पियरे डी कुबर्टिन ने 1894 में आईओसी की स्थापना
की थी और इसके बाद ही आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था कब? 1930 में। ठीक है, रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और इसके बाद में जब 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र बनता है, हमारा देश क्या बनता है? गणतंत्र बनता है, संविधान बनाया जाता है, तो इसको बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि 15 अगस्त को देश आजाद होता है, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस उस दिन मनाया जाने लगा, तो फिर गणतंत्र दिवस इसको इस गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वे खट्टा हो जाता है, दूध जम जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? इसका रंग, इसके रंग के कारण नहीं, लैक्टोज एसिड में शर्करा, लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाता है, इसका आंसर यही है। यानी कि जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, लैक्टोबैसिलस जो हानि रहित बैक्टीरिया होते हैं, हानि रहित, जो हानि नहीं पहुंचाते हैं, ये बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? रोबेन द्वीप, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रोबेन द्वीप है कहाँ। तो रोबेन द्वीप है दक्षिण अफ्रीका में। रोबेन द्वीप कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है और ये संबंधित किससे है? नेल्सन मंडेला जी से। और नेल्सन मंडेला जी काफी फेमस पर्सनैलिटी हैं और इनका क्या हुआ था, इन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और लगभग ये 27 साल तक जेल में रहे थे और 27 साल में लगभग 16-17 साल ये यहाँ यहीं रोबेन द्वीप पर बिताए थे इन्होंने अपनी जेल के। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1977 में भारतीय राष्ट्र जनसंघ बीजेएस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? आशुतोष मुखर्जी या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय या विनायक सावरकर? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रसाद मुखर्जी ने 1977 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो मून वॉक चाल क्या होती है? इसमें जब कोई नृत्य करता है तो वो पीछे की तरफ चलता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो आगे की तरफ चल रहे हैं, ऐसी मून वॉक है और ये जुड़ी है माइकल जैक्सन से, सॉरी, ये माइकल जैक्सन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। माइकल जैक्सन इसी नृत्य का प्रदर्शन करते थे। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 9। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली, इनको अली बंधु भी बोला जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली मतलब अली बंधु ने किया था, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ये था खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन का समय अगर देखा जाए तो 1919 से लेकर के 1922 के बीच में तुर्की का खलीफा होता है, उसे आपदस्थ कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो सिया जो मुसलमान होते हैं उन्होंने उसको पुनः पदस्थ कराने के लिए, मतलब गद्दी दिलाने के लिए ये आंदोलन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? आयोडीन होना नमक तो क्यों महत्वपूर्ण है? ये हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, ये दृष्टि में सुधार करता है, ये थायराइड ग्रंथि के सुचारू में संचालन करता है, तो हाँ ये थायराइड ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। और थायराइड जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे एक रोग हो जाता है, बहुत पूछा जाता है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंघा लिख के आएगा या फिर ग्वाटर लिख के आएगा। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा या फिर ग्वाटर नामक रोग हो जाता है, जिसमें गले में क्या हो जाता है, गला जो होता है सूज जाता है, काफी मोटा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? भारत का एकीकरण किसने करवाया था? तो ये मैं क्वेश्चन कई बार बता चुकी हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इन्होंने भारत के एकीकरण में काफी अच्छी भूमिका निभाई थी, यानी कि इन्होंने एकीकरण किया था भारत का। और सरदार वल्लभ भाई पटेल
में को अगर सरदार की बात कही जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह होता है 1928 में। तो बारदोली सत्याग्रह में जो वहाँ की महिलाएं थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। दूसरा वल्लभ भाई पटेल के से जुड़ा एक अन्य तथ्य है, इनको लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है इन्हें। आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को कहा जाता है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है इंदिरा गांधी को। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से, निम्न में से क्या लेने से खत्म किया जा सकता है? नींबू का रस, फलों का रस, सब्जियां, तो ये है बेकिंग सोडा। क्योंकि एसिडिटी क्या होती, एसिडिक नेचर की होती है, और बेसिक सोडा क्या होता है, ये होता है बेसिक नेचर का, यानी कि क्षारीय नेचर का। तो दोनों मिलकर के क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं 10 सबसे पहले। और कब जोड़े जाते हैं? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। इसके बाद में 11वां जो मौलिक कर्तव्य, टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ? उड़ीसा में। अब अगर बात कर दे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बनवाया कब गया था, तो ये 1250 ईस्वी में बनवाया था। इस गंग राजवंश के राजा होते हैं नरसिंह देव वर्मन। नरसिंह देव वर्मन। और ये प्रथम होते हैं नरसिंह देव वर्मन प्रथम, जो 1250 ईस्वी में बनवाते हैं। ये गंग राजवंश के राजा होते हैं। और इसमें कलिंग वास्तुकला की जो ओडिसी शैली है वो उसका ये उत्कृष्ट नमूना है। कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना नमूना है ये कौन? कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? अब तो कई राज्यों में वर्षा जल को छत पे संचय किया जाता है, तो सबसे पहला भारतीय राज्य कौन था? असम, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर केरल? तो ये था पहला राज्य तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? मतलब बहिष्कार किया गया था क्योंकि, तो कारण ये दिए हैं। सदस्यों के बीच में मतभेद था, ऐसी कोई बात नहीं थी। कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। यस, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये 7 सदस्यीय कमिटी थी और इसमें सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। इसीलिए गो साइमन बैक का नारा भी दिया गया था। इसमें आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अंतरिम बजट 2019 के अनुसार, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 18, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? स्थिर प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास, तीव्र और समावेशी विकास, तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, ये थी 12वीं पंचवर्षीय की योजना। और 12 ही पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं योजना आयोग के द्वारा। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना का प्लान कहाँ से लिया गया था, तो ये क्वेश्चन काफी पूछा गया, तो ये लिया गया था रूस से। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट लिया गया था वो रूस से लिया था। टोटल 12 पंचवर्षीय प्लान है। क्वेश्चन नंबर 19, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा किया गया था? पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार हुआ करता था। बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये बनाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब अगला तथ्य देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कागजी शिल्प सांझी जिसे कहते हैं, कि उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? सांझी जो शब्द है ये संध्या से लिया गया है, और ये एक डिजाइन होती है जो तैयार की जाती है। तो ये की गई थी कहाँ पर? मथुरा में। ठीक है। तो सांझी जो कला है, सांझी कागजी शिल्प कला है, इसको कागजों से काट करके अच्छे से डिजाइन बनाकर सजाया जाता है। तो ये हुई थी मथुरा में।
क्वेश्चन नंबर 21, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। इमली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, उसका नाम बताइए। लैक्टिक अम्ल, तो ये तो दूध से संबंधित है, मिल्क में होता है। और साइट्रिक अम्ल किस में होता है, नींबू वगैरह में होता है। और इमली में होता है टार्टरिक एसिड। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है, तो फार्मिक एसिड पाया जाता है चींटी में। चींटी के डंक में या फिर मधुमक्खी के डंक में भी फार्मिक एसिड पाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? 22 नंबर क्वेश्चन है। तो इस ये क्वेश्चन उस समय इंपॉर्टेंट था, अब इसका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं आंसर, पर अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो उस समय ये थी साइना नेहवाल। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? क्वेश्चन नंबर 23, तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के। और इसके बाद में बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है। और उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष बनते हैं H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी बनते हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष। H.C. मुखर्जी मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार कौन बनते हैं? संवैधानिक सलाहकार बनते हैं B.N. राव। तीनों प्रश्न याद रखना। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार B.N. राव और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने भी प्रश्न बने आप यहाँ से कर लेंगे, कैसा भी प्रश्न आए। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वदेशी रूप से विकसित नामक कौन सा अर्ध उच्च गति ट्रेन शुरू की घोषणा की थी? ये की थी वंदे भारत। ये क्वेश्चन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट का क्वेश्चन था उस समय। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बांध जो होते हैं, डैम, डैम को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बांध निर्माण बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, उनको भी इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, बैकबोन ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न उस वाले सेट से 25 क्वेश्चन मैंने कर लिए, उससे जुड़े हुए जो अन्य तथ्य थे मैंने वो भी कर लिए। इतने इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करके बेल, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सेट नंबर 12 सॉरी। अब देखेंगे सेट नंबर 12, और इस सेट में भी 25 क्वेश्चन है। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वे मैं हटा दूंगी, क्योंकि वो करंट में देखेंगे। और ये जो परीक्षा आयोजित की गई थी, ये की गई थी 19 फरवरी 2019 को, शिफ्ट 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 में। और इसके द्वारा क्या किया गया था, 9वीं अनुसूची जो है जो वो जोड़ी गई थी। आप लोगों को पता होगा कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 9, 10, 11 और 12। 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, 10वीं एंटी डिफेक्शन लॉ, 10 दल बदल से संबंधित होती है, 11वीं ग्राम पंचायत और 12वीं नगर पंचायत से। ये चारों अनुसूचियां संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती हैं, और टोटल अब 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो ये राज्य दिए हैं और इनसे संबंधित नृत्य या कला दिया हुआ है। आप इनके नाम बताइए। पंजाब, पंजाब में मोहिनी अट्टम नहीं, पंजाब में मोहिनी अट्टम नहीं है। मोहिनी अट्टम कहाँ है? मोहिनी अट्टम केरल में है। और कथकली, कली और मोहिनी दोनों कहाँ है? केरल में है। कथक उत्तर प्रदेश है, ये सही मैच कर रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु का ओडिसी नहीं, ओडिसी तो उड़ीसा का है, ये उड़ीसा का हो जाएगा। और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम है। और असम का क्या है? सत्रिया है। असम का है सत्रिया, ये सबसे नया है, 2008 में जोड़ा जाता है। और कथकली भी मैंने बताया केरल का है। ठीक है, तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, सबसे नया सत्रिया है जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो
राष्ट्रीय राज्य का आपातकाल, महामारी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल या फिर वित्तीय आपातकाल। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत, तो क्या होता है, मौलिक अधिकार कम कर दिए जाते हैं, लेकिन दो आर्टिकल रहते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इन्हें खत्म नहीं किया जाता, इनको छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार कम कर दिए जाते हैं। अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है, ये ये किन कारणों से लगता है? 3 कारणों से लगाया जाता है। एक तो युद्ध के लिए लगाया जाता है, युद्ध के समय, और दूसरा लगाया जाता है सशस्त्र विद्रोह, और एक होता है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण के समय भी राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। 1975 में जो सशस्त्र विद्रोह नहीं था, उस समय था आंतरिक विद्रोह, जो इंदिरा गांधी के समय लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद में फिर इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, आंतरिक विद्रोह को हटा करके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उस उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद, वायलिन, तबला और बीना। तो उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक हैं, और इस इनको 2001 में भारत का जो पद्म विभूषण अवार्ड होता है, पद्म विभूषण अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यमुना उत्तर प्रदेश में तो मिलती ही आकर के, यमुना गुजरात में नहीं जाती है। ठीक है, गुजरात में नहीं जाती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड से तो निकलती ही है, उत्तर प्रदेश में बहती है और हरियाणा को भी टच करती है। ये गुजरात में नहीं जाती, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? बैंकों में जो जमा राशि सब लोग जमा करते हैं, उसका अधिकतर उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये ऋण के लिए किया जाता है, ऋण देना वगैरह। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सरहदी गांधी। तो सरहदी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इनको, ये पहले विदेशी भी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न अभी तक 2 विदेशियों को दिया गया है, एक है खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। ठीक है, इन दोनों लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जो भारत का सर्वोच्च अ, नागरिक सम्मान है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? श्रम गहन, जिसमें बहुत ज्यादा श्रम लगता है, तो ये है चाय। चाय में बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर, जिसको अनुबंधित मजदूर भी कहा जाता है, बंधुआ मजदूर भी कहा जाता है, कौन होते हैं? ये बंधुआ मजदूर होते हैं, जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आईसीसी इमर्जिंग ऑफ द प्लेयर करंट का क्वेश्चन है, इसे हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, तो इसे क्या कहते हैं? यानी कि एक गति अगर इस तरफ को बल काम कर रहा है, तो दूसरा इसे रोकने का काम करेगा, इसको इसको अपोज कर रहा होगा, तो वो होता है घर्षण। घर्षण को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राष्ट्रीय स्क्वैश 2018 करंट का क्वेश्चन है। देखो यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन किस तरीके के तैयार करने हैं। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई केवल क्वेश्चंस ला के करवा दे रहे हैं, तो बात एक अलग होती है कि वहां से सब हमें क्वेश्चन पता चलता है। लेकिन यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विद सेट के साथ कराया जा रहा है, जैसे पूछे गए हैं वैसा ही कराया जा रहा है, कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तो इससे आपको क्या होगा कि क्वेश्चन को समझने में आपको मदद मिलेगी, और आप जब एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको नया पैटर्न नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है पटकई बूम। पटकई बूम या पटकाई पहाड़ियां, ये हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल का हिस्सा है, और ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां भी कही जाती, पूर्वी घाट की नहीं, पूर्वी पहाड़ियां भी कही जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल और आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है?
जल मिश्रित एसिटिक अम्ल, जो जल में घुल जाए तो इसको बोलते हैं सिरका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी मैंने ये बताया था कि वर्तमान में भारत में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9, 10, 11 और 12 ये जोड़ी गई हैं संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सेवा प्रदाता उद्योग का विकास, इसके बाद में ये तो सही है, ये बढ़ते महत्व में मददगार है। सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, ये भी सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये भी सेवा क्षेत्र जुड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास, इससे कोई भी मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का 4। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या है? तो प्रकाश अनुवर्तन होगा ना, प्रकाश की तरफ जो गति होगी, तो इसे बोलेंगे 17 का एक ही हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश की तरफ वृद्धि होगी तो उसे बोलेंगे प्रकाश अनुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, दुनिया का मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है? दुनिया के मजदूर एकजुट हो ये दिया गया था रूसी क्रांति में, और रूसी क्रांति संबंधित है 1917 से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? तो टाइफाइड का कारण बनता है प्रोटोजोआ। 19 का क्या हो जाएगा? नहीं, टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड होता है जीवाणु से। जीवाणु जनित होने वाली बीमारी है टाइफाइड। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? आर के लक्ष्मण थे कार्टूनिस्ट, तो ये किससे संबंधित है? कार्टून से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किस राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा देखा जाता है? निम्न में से तो देखो, ये देखा जाता है किसमें? बजट में। बजट में किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक जो लेखा जोखा होता है वो विवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो नालंदा किस धर्म का था? तो नालंदा पहली बात है कहाँ? तो नालंदा है बिहार में, और ये बौद्ध धर्म का उच्च शिक्षा केंद्र हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मालगुडी डेज ये पुस्तक का नाम है, रचना है, ये किसकी रचना है? मालगुडी डेज। तो मालगुडी डेज है आर के नारायण की रचना, और ये काफी पॉपुलर रही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इस सेट का सेकंड लास्ट। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से किस सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें से सुभा मुदगल, आशा भोसले, श्रेया घोषाल, तो लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, और ये दिया गया था कब? 2001 में। तो इस सेट्स को भी 2 सेट मैंने कंप्लीट कर दिए इस वीडियो के। एक सेट नंबर 11, सेट नंबर 12, अभी 3 सेट और करेंगे। टोटल 5 सेट करवाते हैं एक वीडियो में। अब देखते हैं सेट नंबर 13। ये परीक्षा आयोजित की गई है 19 फरवरी 2019 को, शिफ्ट 2 है। तो पहला क्वेश्चन लिया गया है, पुरुषों के एकल स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा में सैयद मोदी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन 2018 का खिताब। तो सैयद मोदी काफी बार क्वेश्चन मिल चुका है, इसमें पूछा ही जाता है शायद, और ये क्वेश्चन करंट का है, इसको कोई जरूरत नहीं है करने की, इसको करंट में देखना। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, वह कौन सी घटना थी जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया था? तो ये गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात होती है 1917 में, नवंबर 1917 में गोधरा में एक मीटिंग होती है। गोधरा कहाँ है? गोधरा है गुजरात में। गोधरा गुजरात में महात्मा गांधी से मुलाकात होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और ये काफी प्रभावित होते हैं, और उसके बाद ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा निशाचर जानवर नहीं है? निशाचर जानवर है, निशाचर मतलब निशा मतलब रात, अचर मतलब चलने वाला, जो रात में दिखता हो, रात में चलता हो, तो ये इन सब में है चमगादड़। चमगादड़ यानी कि बैट, ये निशाचर जानवर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, खाना पकाने के सामान्य घटक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। 4 का क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि 2 नंबर आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का नाम, खाने वाले सोडा का नाम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दाब के मापन का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब के मात्रक का एसआई मात्रक है पास्कल। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रत्नगिरी मठ प्रसिद्ध रत्नगिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? रत्नगिरी मठ कहाँ स्थित है? तो रत्नगिरी मठ गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा। तो ये स्थित है कहाँ? रत्नगिरी मठ स्थित है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तटस्थ विस्तारवादी संकुचनकारी रणनीतियां सरकार की किस नीति को से संबंधित है? तटस्थ मतलब न्यूट्रल, विस्तारवादी संकुचनकारी रणनीतियां सरकार की किस नीति से संबंधित हैं? तो ये है राजकोषीय नीति से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? दुनिया का सबसे छोटा संविधान है यूएसए का। ठीक है, और यूएसए का संविधान 17 सितंबर 1787 को फिलाडेल्फिया में हस्ताक्षरित किया गया था। फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया में हस्ताक्षरित किया गया था। लेकिन अगर बात करें दुनिया के सबसे छोटे लिखित संविधान की, तो दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है मोनाको का। मोनाको का दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अब पहला संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सुलभ स्वच्छता सामाजिक सुधार आंदोलन। सुलभ सुलभ जुड़ा है किससे? ये काफी फेमस है, ये जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट, बिंदेश्वर पाठक। सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक थे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। तो ये बिंदेश्वर पाठक से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा कुमारगुप्त के शासनकाल में ऐतिहासिक जो नालंदा विश्वविद्यालय है, बौद्ध शिक्षा का उच्च केंद्र हुआ करता था, इसे स्थापित किया था कुमारगुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, झूमुर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? तो झूमुर कहाँ का है? ये है असम का। क्वेश्चन नंबर 12, भारत जीवन के अधिकार राइट टू लाइफ अनुच्छेद है 21 के भाग के रूप में अधिकार को मान्यता देता है, यानी कि लाइफ राइट टू लाइफ में अनुच्छेद 21 में निम्न में से क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा पानी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अरविंद अडिगा को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला? तो ये उस समय मिला था करंट का, लेकिन हो सकता है पॉइंट वाइज बना करके पूछ लिया जाए। तो ये दिया गया था इनको, अरविंद अडिगा को, द व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार। नंबर 14 है, सुश्री सुष्मिता सेन को किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था? तो इनको दिया गया था 1994 में। ये पहली भारतीय महिला बनी थी मिस यूनिवर्स बनने वाली। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 2018 तक कौन सा शहर, ये करंट का क्वेश्चन है, इसे हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस केंद्र सरकार के अंशदान को 10% से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया? ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है, अभी इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध नाटक द माउस ट्रैप किसके द्वारा लिखा गया है? द माउस ट्रैप किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा अगाथा क्रिस्टी, जॉर्ज बर्नार्ड शा केरल। ये आंसर होगा बी, अगाथा क्रिस्टी के द्वारा लिखा गया है द माउस ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा किया गया था अधिनियमित कब? 2009 में। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? 2010 से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो ये है सटरबट्टस जो है, ये दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है, और ये है कहाँ? ये है कैलिफोर्निया में।
कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हेमिस त्योहार जो है ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हेमिस त्योहार मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 21। विशन सिंह वेदी किस खेल के एक महान खिलाड़ी हैं? तो ये करंट का क्वेश्चन था, पर देख लेते हैं। विशन सिंह वेदी किस खेल से संबंधित है? विशन सिंह वेदी ये क्रिकेट से संबंधित है। ये करंट का क्वेश्चन था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो ये है मध्य प्रदेश, और अब तो ये टाइगर स्टेट भी कहलाता है। सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाए गए थे? ब्रह्मपुत्र, गंगा, बागमती और सिंधु। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये कहाँ थे? सिंधु नदी के प्राचीन शहर है और सिंधु नदी के किनारे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? तो नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या अरवरी। तो भारत की जो सबसे छोटी नदी है ये है अरवरी। अरवरी कहाँ है? अरवरी नदी है राजस्थान में, और ये लगभग 45 किलोमीटर की नदी है लंबी। अलवर जिले में समथिंग ये पाई जाती है, वहीं से इसका उद्गम होता है। 45 किलोमीटर। ये सूख भी गई थी, बाद में इसे पुनर्जीवित भी किया गया था। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रख्यात अर्थशास्त्री और स्तंभकार ने भारतीय नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये क्वेश्चन है करंट का, अब इसमें कोई जरूरी नहीं है तो इसको हम देखेंगे भी नहीं। अब अगला क्वेश्चन, अगला सेट देखेंगे। वीडियो में 5 सेट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो कि परीक्षा आयोजित की गई थी 21 फरवरी 2019 को और शिफ्ट 2 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी 1972 के अनुसार एक कर्मचारी कितने वर्षों के निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाता है? पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 5 वर्ष बाद इंसान ग्रेच्युटी का पात्र बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? भारत विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की पूछा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय की नहीं पूछा जा रहा है। उच्च न्यायालय की थी कौन? क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट, अन्ना चांडी। और अगर उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश पूछा जाए तो वो थी लीला सेठ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। पके टमाटर और तरबूज का लाल रंग किससे होता है? यानी कि फल में जो लाल रंग होता है तरबूज में और टमाटर में, वो किसके कारण होता है? वो होता है लाइकोपेन के कारण। और पौधे में जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून का नियम किस अवधारणा को, मतलब जो अवधारणा है ये रूल ऑफ लॉ कानून का नियम किसके संविधान से लिया गया है, कहाँ से बोरो किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ से? इंग्लैंड से। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ और रूल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये किया गया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये किससे संबंधित है? ये दोनों संबंधित है आर्टिकल 14 से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? कूलाम्ब, एम्पियर, वाट या वोल्ट। तो इसकी होती है कूलाम्ब। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसको निम्न में से किसको गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है किसको? पटसन को। पटसन या जूट को सुनहरा धागा या गोल्ड फाइबर या गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति निम्न में से किसको माना जाता है? यानी कि साक्षर व्यक्ति की पहचान पूछी गई है, तो ये हैं ऑप्शन इसके। जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो और जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता हो, तो यही इसकी डिफिनेशन है। 7 वर्ष से अधिक हो और वो किसी भी भाषा को अगर पढ़ सकता है तो वो साक्षर माना जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो ये है स्क्वैश। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ह्यूमस यानी कि खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? ह्यूमस, तो ह्यूमस जो होता है, जो बायो, जो फल, पेड़, पत्तियाँ जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, वो जो सड़ जाता है उसी को बोलते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस पाया जाता है ऊपरी परत में। जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, जो उसकी सबसे ऊपरी लेयर होती है, उसमें पाया जाता है ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत की क्रांति बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी में अधिक ज्ञान का इनपुट तेजी से दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है? तो कैसे बढ़ा सकता है? क्वेश्चन नंबर 11, तो ये पूछा जा रहा है किससे क्वेश्चन, ये है हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें कौन सी क्रांति संबंधित थी जिसने उत्पादकता बढ़ा दी भूमि के संसाधन और उसमें टेक्नोलॉजी यूज करके? तो ये थी हरी, यानी हरी लिखा है, यानी क्वेश्चन हरित क्रांति से संबंधित है, तो ये हरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का सामान्य पीएच क्या है? तो शुद्ध पानी का सामान्य पीएच होता है 7। 7 न्यूट्रल होता है। अगर किसी वैल्यू को 0 से 14 तक लेके जाओ तो ये पीएच वैल्यू होती है, बीच में रख दो 7। 7 से कम होगा तो एसिडिक नेचर हो जाता है, 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक यानी कि क्षारीय नेचर हो जाता है, और अगर 7 होता है तो वो होता है न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है? तो पता होगा आपको, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद। और संगीत के वेद के रूप में माना जाता है किसको? सामवेद को। सामवेद जो है वो संगीत का वेद माना जाता है। और जो बाकी अथर्व और बाकी ये चारों वेद हैं, अगर अथर्व वेद को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो ये सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद बचते हैं, इनको बोला जाता है वेद त्रयी। तो ये भी प्रश्न पूछा गया कि वेद त्रयी में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो अथर्व वेद को छोड़ करके बाकी जो 3 वेद होते हैं वो वेद त्रयी में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक महा महोत्सव का आयोजन करता है? वार्षिक महा महोत्सव का आयोजन कौन करता है? तो ये करता है जैसलमेर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब के 1707, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। और अ, जो लोधी वंश होता है, लोधी वंश का शासक होता है बहलोल लोधी को पराजित करके बाबर ने स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की। तो 1526 से लेकर के 1707 तक के मुगल अधिकारी शक्तिशाली थे, इसलिए वे मुगल जाने जाते हैं किस नाम से? तो इनको महान मुगल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोध गया में महाबोधि परिसर में पहला मंदिर किसने बनाया था? महाबोधि परिसर में। तो महाबोधि परिसर में पहला मंदिर बनवाया था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में कौन से वर्ष की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में। एक्ट था 1934 का। 1934 एक्ट के अनुसार 1935 में भारत में एक सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक नाम दिया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत मौलिक यानी मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो देखो, मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य थे नहीं, ठीक है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन और 86वें संविधान संशोधन, इसमें जोड़ा गया 11, और 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे 10। ठीक है, ये जोड़ा गया था 1976 में, ये आया था 2002 में। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये किस भाग में जोड़े गए हैं? 35 में, 24 ए में ये जोड़े गए हैं। 18 का 3 सही हो जाएगा। 51 का ए में, 51 के ए में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। आर्टिकल है, आर्टिकल 51 का, ये भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय सीनियर इंडियन नेशनलशिप स्नूकर पुरुष खिताब 2019, ये करंट का क्वेश्चन 2019 का, कोई काम का नहीं है। करंट के क्वेश्चन भी 4-5 आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है। कौन सी? आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि या फिर प्रशंसा विधि?
तो कौन सी विधि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा प्रशंसा विधि। देखो, आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, ये सभी तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि हैं, लेकिन प्रशंसा विधि जो है ये आय की गणना की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्याज काटते वक्त आंखों में जलन, आंसू पैदा करने में कारण जो होते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया से होते हैं, मतलब इसका कारण क्या है? जो प्याज काटते वक्त आंखों में जलन होती है, जो आंसू निकलते हैं, उसका किस रासायनिक कारण की वजह से होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिटिक या फिर सल्फ्यूरिक। तो ये होता है, प्याज में पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से आंखों से आंसू निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन, देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं, ये बचपन बचाओ आंदोलन है। और बचपन बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो ये जुड़े थे कैलाश सत्यार्थी। बचपन बनाओ बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मेघदूतम के लेखक कौन है? तो मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो यशोवर्मन, ये सारी जो रचनाएं हैं ये हैं किसकी? कालिदास की। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष बोरीबंदर और थाने, ये दो स्थान है, बोरीबंदर और थाने के बीच चली थी महाराष्ट्र में। और ये सन कौन सा था? सन था 1853। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी थे। डलहौजी के शासनकाल में ये ट्रेन चलाई गई थी 1853 में, बोरीबंदर से थाने के बीच में 34 किलोमीटर लगभग चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ में कर्म कांड कार्य से संबंधित है? कर्मकांड कांड से संबंधित है कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्मकांड विधि लिखी है। तो ये हो गए क्वेश्चन, सेट हो गए 4, जो आज मैंने 11 से 14, और अभी एक सेट और कराएंगे क्योंकि 5 सेट डेली कराते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जैसे आपको सभी वीडियो टाइम से मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, साथ में इंपॉर्टेंट तथ्य है, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आप इसे देख के जाएंगे एग्जाम में, आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और देखो, ये परीक्षा सेट नंबर 15 है, जो कि आज लास्ट करवाएंगे। और ये 21 फरवरी 2019 को आयोजित की गई थी, शिफ्ट 3 है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा आंसर 2 सही। इसकी अधिकतम सांद्रता खाद्य श्रृंखला के निचले स्थल पर है, जैविक सांद्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहला मुगल बाबर जो था भारत आया था, ये कहाँ से? ये इस जगह पे डैश होगा, कहाँ से भारत आया था? पहला मुगल सम्राट बाबर जो है ये भारत कहाँ से आया था? ये कहाँ का शासक था? क्वेश्चन नंबर 2, तो ये था फरगना। फरगना का शासक था। और ये आया था कब? बाबर ने 1526 में। जो लोदी वंश का शासक होता है, जिसको बोलते हैं बहलोल लोदी, बहलोल लोदी को क्या करता है? बहलाल लोदी शासक था, अंतिम शासक था लोदी वंश का। कौन सा? इब्राहिम लोदी। कौन सा? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और इसके बाद में यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ये कहाँ से आया था? फरगना से आया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वर्ष में पारित अध्यादेश किसके माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित प्रश्न तो इसमें देख लेते हैं। देखो, आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में, स्थापना होती है 1935 में, लेकिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है कब? 1949 में। इसके बाद में फिर क्या होता है? 1969 जो दिया है इसमें होता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर 1980 में होता है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो सभी देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो ये किया था आर के षटमुखम शेट्टी। आर के षटमुखम शेट्टी ने पेश किया था, और 26 नवंबर 1947 को इन्होंने भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पुरानी पर्वत श्रेणी, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे पुरानी बताना, ये यहाँ का सबसे है, तो ये है अरावली पर्वत श्रेणी। ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। ये गुजरात से शुरू होती है
और दिल्ली के मजनू टीला तक जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सेवा सदन, कर्म भूमि, गबन, गोदान, ये सभी जो हिंदी लेखक कृतियां हैं ये किसकी हैं? तो समझ ही गए होंगे, ये हैं प्रेमचंद्र की। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जनवरी 2019 तक, तो ये करंट का क्वेश्चन है, काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होते हैं रोग क्षय। क्षय रोग जिसको बोलते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। एक काम करना है, जीवाणु, वायरस, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया बोलते हैं, जीवाणु, वायरस मतलब वायरस, और प्रोटोजोआ, ये वाले क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये जीवाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, आप इन्हें कर लीजिएगा। अगर आपको ट्रिक से करना है तो ये मेरे चैनल पे आप शॉर्ट ट्रिक्स पे जाइएगा, शॉर्ट वीडियो में, वहां पर मैंने कम से कम 60 से 80 ट्रिक करवाई हैं। आपको वहां पे ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, ट्रिक से मैंने करवाए हैं। तो अगर आपको ट्रिक से करने हो तो आप वहां से कर लीजिए, अदरवाइज आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, पर यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर नहीं है? बाकी सभी उभयचर है। उभयचर का मतलब होता है जो जल में भी विचरण कर सके और थल में भी विचरण कर सके। तो मेढक जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, कछुआ जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, और स्थल मेढक और सालामांडर, इसका आंसर करवाया है आयोग ने, माना था कछुआ, लेकिन कछुआ तो जल और स्थल दोनों में रहता है। तो स्थल मेढक जो होता है, जो मिट्टी विट्टी वगैरह में पाया जाता है, ये पानी में नहीं जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन लगभग महासागरों में शुरू हुआ था कितने साल पहले? कितने साल पहले शुरू हुआ था पृथ्वी पर जो जीवन है वो जल से ही शुरू हुआ था, और अफ्रीका महाद्वीप में बोला जाता है कि जल का जीवन शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, बिलियन ईयर एगो। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, नालियों और सिंक को बंद करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो 11 का हो जाएगा 4, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका किया जाता है बंद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से बोरो की गई है? तो मैंने अभी बताया था, ये की गई है रूस से। और भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। 2015 में, 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग लाया गया था, जो कि भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और योजना आयोग की अगर स्थापना की बात की जाए, पंचवर्षीय योजना, तो ये की गई थी 1950 में, 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में वित्तीय वर्ष किसके बीच में माना जाता है? तो वित्तीय वर्ष मनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। तो भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेला, यानी कि सूरज कुंड शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सूरज कुंड शिल्प मेला आयोजित किया जाता है कहाँ? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किसी गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, उसके मौलिक अधिकारों पर संविधान और आपराधिक कानून के अनुच्छेद 22 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला बहुत ध्यान से देखना, एक तो बड़ा क्वेश्चन है और ऊपर से नहीं लगा हुआ है, तो ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा आंसर नहीं है, तो पहले में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, उस अपराध की गिरफ्तारी के समय सूचित किया जाने वाला अधिकार, ये सही है, ऐसा होता है, ये नहीं वाले में नहीं है। 15 साल से कम उम्र के लड़कियों और महिलाओं को केवल पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। अगर कोई बच्चा 15 साल से कम है, वो गर्ल्स हो या मेल हो या फीमेल हो, उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है, ये भी सही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, ये भी सही है। पुलिस हिरासत में किए गए बयानों को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, नहीं। अगर मान लो कोई कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और उसे मारपीट करके या कुछ भी करके अगर पुलिस उससे कोई भी अ, गवाही ले लेती है या कुछ भी सबूत बनाती है, तो उसे बाद में कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? तो ये क्वेश्चन करंट का है, कोई काम का नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर अगर देखना चाहें क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी जो है अधिकतम बार जीती है? तो ये जीती है किसने? मुंबई ने। मुंबई ने, तो हो सकता है मान लो पूछ लिया जाए तो मुंबई में। प्रति व्यक्ति ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये उस समय पूछा गया था, करंट का क्वेश्चन था 2019 में। 18 का देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से बोलते हैं। सांगपो ऐसे लिखा होगा, अगर हिंदी वाला ना समझ में आए तो सांगपो देख लेना। इसी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसी बांग्लादेश में बोला जाता है जमुना के नाम से। अब याद रखना, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को इसमें बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। लेकिन ब्रह्मपुत्रा को याद रखना, अरुणाचल प्रदेश और असम वाले क्षेत्र में इसको दिहांग दिबांग के नाम से जाना जाता है। तो दिहांग दिबांग अगर नाम आ जाए तो ये भी किसका नाम है? ब्रह्मपुत्रा का है। गंगा को पद्मा बोलते हैं। आगे दोनों की संयुक्त धारा, पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को मेघना बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना किसको हराकर की थी? किसको हराकर, है ना? तो ये की थी, नंद वंश का शासक हुआ करता था घनानंद। और घनानंद या धनानंद, इसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनके गुरु कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के? तो थे चाणक्य। चाणक्य की सहायता से की थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल निम्न में से कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गिद्दा किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? सभी को पता होगा, गिद्दा पंजाब से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो कौन हो जाएंगी? अब देखो, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया तो ये हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ये 1925 का जो कानपुर अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्षता करती हैं ये। और अगर पहली महिला पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगी विजय लक्ष्मी, ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा था लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है? मतलब तीन अच्छे हैं, एक अच्छा नहीं है। तो पहला देखते हैं, लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जवाबदेही होता है। यस, लोगों के प्रति अधिक जवाबदेही होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है। लोकतंत्र में संघर्षों का बेहतर समाधान है। लोकतंत्र में संघर्षों का बेहतर समाधान है, तो ये भी सही है। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समानता महसूस करते हैं, ये भी सही है। अन्य लोगों की तुलना में लोकतंत्र अधिक समृद्ध है, तो ये करेक्ट है, ये अच्छा तर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि सही नहीं है? एक औसत मानव की श्रव्य ध्वनि जो होती है 20 हर्ट्ज के लगभग होती है 24 का, तो ये सही है। इसके बाद में तापमान या माध्यम के बावजूद ध्वनि की एक गति समान रहती है, ये गलत है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग के समान होती है। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनि को माध्यम की जरूरत होती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में घोषित किया गया था, यह किसे दिया गया था? तो ये क्वेश्चन वैसे तो करंट का है, लेकिन अगर ये पूछा जाए तो ये 2018 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था स्वर्गीय विनोद खन्ना को। तो आज मैंने फ्रेंड्स 11 से लेकर के 15 यानी कि 4 सेट 5 सेट, 4 नहीं 5 सेट मैंने आज भी किए हैं। 5 सेट डेली करते हैं। 2 वीडियो पहले ही आ चुके हैं, अगर वो भी नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उनसे जुड़े अन्य तथ्य भी हैं, इसलिए कंप्लीट सीरीज को देखना। आप देखेंगे एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो में बने रहना, प्लेलिस्ट पूरी देखते रहना। और अगर आप न्यू है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। लाइक कर दीजिएगा चैनल। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।